नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं शार्क टैंक इंडिया, जो कि सोनी पर एक नया रियलिटी शो शुरू हुआ था 20 दिसंबर को। हालांकि तब बिग बॉस 15 चल रहा था और हम बिग बॉस जोन में थे, इसलिए इस शो को हमने ज़्यादा फॉलो किया नहीं। लेकिन अब क्या है कि ये शो कल खत्म होने वाला है। आई थिंक कल ग्रैंड फिनाले हो जाएगा। लेकिन ये जो शो शुरू हुआ था वो था 20 दिसंबर को शुरू हुआ था, केबीसी के खत्म होने के बाद। केबीसी का अगर देखा जाए तो वाकई में ये शो एक उत्तराधिकारी साबित हुआ, क्योंकि केबीसी में लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। और ये जो शो है ये भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन इस शो का फॉर्मेट टोटली अलग है। यहां पर भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, साथ ही साथ गाइडेंस भी दी जाती है, लेकिन हर किसी को नहीं। वो तमाम लोग जिन्होंने सपने देखे, सपने पूरे करने की कोशिश की, थोड़ा सा फंड इकट्ठा किया और ज्यादा फंड प्राप्त हो जाए, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, इसलिए ये लोग शार्क टैंक इंडिया में, इंडिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर, जैसे कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा एंटरप्रेन्योर बोल रहा था, वैसे कपिल शर्मा के शो में ये सारे शार्क्स आए थे जो कि अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज। मजाक ही मजाक में कपिल शर्मा ने अपने शो में ये जितने भी शार्क टैंक के ये जो जजेस हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं या जो शार्क्स हैं, इनकी जो टोटल नेट वर्थ है इनकी कंपनीज की, वो जब सामने रखी तो लोग हक्के बक्के रह गए। कपिल शर्मा ने मजाक मजाक में बोला कि अगर यहाँ पर डाकू आ जाए और इन सब लोगों को किडनैप कर लिया जाए तो हमारी इंडिया की जीडीपी अपने आप डाउन हो जाएगी। इतनी जबरदस्त नेट वर्थ है इन सारे लोगों की। हालांकि कपिल शर्मा ने नेटवर्थ बताई थी इन लोगों की कंपनीज की, जैसे कि अश्नीर जो कि भारत पे के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, को फाउंडर है, उनकी कंपनी के भारत पे की जो नेटवर्थ वो है 21,375 करोड़ और उनकी पर्सनल नेटवर्थ है 700 करोड़। अमन गुप्ता जो कि बोट के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, उनकी कंपनी की नेटवर्थ है 10,500, खुद की पर्सनल नेटवर्थ है 700। ऐसे विनीता सिंह पर्सनल 300 करोड़ और कंपनी की 4,000 करोड़। फिर पीयूष जो कि लेंसकार्ट वाले हैं, उनकी खुद की नेटवर्थ है 600 करोड़, कंपनी के 37,500। मतलब ये इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, अपनी अपनी फील्ड के सेल्फ मेड इंसान हैं। इनकी इतनी ज्यादा इनकी कमाई है, इतनी नेटवर्थ है कि ये चाहे तो अपना खुद का एक टीवी चैनल शुरू कर सकते हैं। तो सोनी टीवी का ये जो शो है, जहां पर ये 7 दिग्गज बैठे हुए जो कि अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं, इनके सामने नए नए लोग आते हैं, अपना आइडियाज पिच करते हैं। वो आइडिया अगर इन शार्क्स को पसंद आ जाता है तो ये लोग उस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और कुछ परसेंट की हिस्सेदारी लेने के लिए एक डील ऑफर करते हैं। सामने वाला इंसान वो डील अगर उसे कबूल है तो फिर इनकी डील डन हो जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने ये बोल दिया। यहाँ पर ये जो पार्क ही नजर लेके बैठे हुए जो शार्क्स हैं, ये जो सामने वाला इंसान होता है, चाहे वो एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला हो, चाहे कोई ऐप वाला हो, चाहे कोई फिटनेस वाला हो, कोई एग्री टूरिज्म वाला हो, कोई किसान हो, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरह के लोग आते हैं और अपना आइडियाज पिच करते हैं। अब यहाँ पर ये जो शार्क्स का जो काम है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किस तरीके से सामने वाले का आइडिया को सुनते हैं, सामने वाला अगर अच्छा सेल्समैन है तो वो अच्छे से कन्विंस कर लेता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी शो एक बिजनेस रियलिटी शो के नाम से आया है और कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहा है। एंड जिस तरीके से ये शो का फॉर्मेट है, जिस तरीके से इस शो ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, तो डेफिनेटली इस शो की वजह से लोगों की सोच बदल रही है, कई लोगों की जिंदगी बदल रही है और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में हमारी जो टीवी ऑडियंस है उनकी सोच भी बदल जाए। क्योंकि अब तक रियलिटी शो के नाम पर पब्लिक को सिर्फ ठेंगा ही दिखाया जाता है। रियलिटी शो में रियलिटी कब की खत्म हो चुकी है। लेट्स से इंडियन आइडल जो कि सिंगिंग बेस्ड शो है, वहां पर सिंगिंग साइड में रह गई, वहां ड्रामा ज्यादा होता है। ये तो गनीमत है कि सोनी टीवी ने नेहा कक्कड़ को यहां पर शार्क बना के नहीं बिठाया। अदरवाइज कोई भी आदमी आता अपना आइडिया पिच कर दे, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी मम्मी झाड़ू पोछा लगाया करती थी, जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा पैसा कमाया, और नेहा कक्कड़ रोगी रुलावत पगले, बस कर पगले, ये पकड़ 50 करोड़ रुपए, मुझे कोई इक्विटी नहीं चाहिए, तू रख ले सब। तो यहां पर एक तरफ है इंडियन आइडल जहां पर ड्रामा नौटंकी हद से ज्यादा, वहीं पर ये शार्क टैंक है जहां पर कोई नौटंकी कोई बकवास बनती नहीं है। इस शो की अच्छी बातें बहुत ज्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनके ऊपर मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। वैसे तो इस शो के अंदर सारे ही जो स्टार्टअप वाले हैं वो अपना अपना आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। कुछ को डील मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, लेकिन नेशनल टीवी पर कोई बंदा अपना ब्रांड, अपना ऐप या फिर जो उसका पैशन है वो वहां पर ये जो शार्क हैं इनके सामने रखता है। तो अगर इन्हें डील नहीं भी मिलती है तो कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पर वो अपना आइडिया प्रस्तुत करें तो उनके क्लाइंट्स और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस अपने आप ग्रो करने लगता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है। अब यहां पर थोड़ा सा मैथ्स समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शार्क्स बैठे हुए जिनकी मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनियां हैं, इनकी खुद की नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है, तो इनके पास डेफिनेटली बहुत सारा पैसा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही कि इस शो के अंदर जो लोग आ रहे हैं अपना आइडिया पिच कर रहे हैं उनके लिए विन विन वाली सिचुएशन है। डील नहीं मिलेगी तो कम से कम बाहर अच्छे क्लाइंट्स
टैक्स ऑफर्स तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ एक विन विन सिचुएशन ये जो शार्क्स बैठे हुए हैं इनके लिए भी है। अब ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि ये मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनीज के मालिक हैं, इनके एक एक सेकंड की कीमत लाखों रुपए में होती है। तो ऐसे में ये जो 15,000 करोड़ 37,500 करोड़ कंपनीज के जो मालिक हैं ये यहां पर फ्री फंड में तो नहीं आए होंगे। तो यहां पर ये जो जजेस हैं या जो होस्ट हैं या जो शार्क्स हैं, इन सभी जजेस को हर एपिसोड का 5 से 10 लाख के बीच में मिल रहा है। और ये सीजन चल रहा है 20 दिसंबर से अब तक। तो एक वीक में 5 एपिसोड आते हैं, तो हर एपिसोड का अश्नीर ग्रोवर लेता है 10 लाख रुपया, तो 5 एपिसोड के 50 लाख हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो ये लोग जो डील ऑफर करते हैं वो 35 लाख 40 लाख, हद से हद 1 करोड़ तक की डील जाती है, उसमें भी ये 2 शार्क्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर विन विन सिचुएशन इनके लिए भी है, क्योंकि ज्यादातर अमाउंट जो है जो ये इस सीजन से कमा रहे हैं, यहां की इनकम को यहीं पर वो लगा रहे हैं, तो अपनी जेब से ज्यादा कुछ इनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो विन विन सिचुएशन दोनों ही पार्टीज के लिए है। अब यहां पर थोड़ा सा फैक्ट की भी बात कर लेते हैं, हो सकता है वो बातें थोड़ा सा नेगेटिव एंगल दें इस शो को। इस शो को मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट एवर बिजनेस रियलिटी शो, जो कि सरासर झूठ है। हाँ, ये बिजनेस रियलिटी शो है लेकिन इंडिया फर्स्ट नहीं है। हालांकि ये यूएसए से कॉपी किया गया, वहीं का मतलब इन्होंने सोनी वालों ने राइट्स खरीदे हैं, तो जो अमेरिका में चलता है शार्क टैंक उसका ये इंडियन वर्जन है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे वो डांस प्लस हो, चाहे बिग बॉस हो, कैसे यहां पर इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस और टीवी चैनल्स होते हैं, अच्छे खासे रियलिटी शो की बैंड बजा के रख देते हैं। तो ये जो शार्क टैंक की सक्सेस है, अब इसको हर कोई कॉपी करेगा। जैसे बाहुबली के बाद से एक कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म का एक क्रेज बन गया था, ऐसे ही यहां पर शार्क टैंक की कॉपी हर चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। हद से ज्यादा नौटंकी और ओवर ड्रामेटाइज करके अपने अपने चैनल पे लोग शार्क टैंक की सस्ती कॉपी प्रस्तुत कर देंगे। तो मीडिया का एक सेक्शन बार बार प्रमोट कर रहा है कि इंडिया फर्स्ट एवर बिजनेस रियलिटी शो, जो कि एक झूठ है। आई थिंक 2006 में जी टीवी एक शो लेके आया था बिजनेस बाजीगर, वो भी लगभग ऐसा ही शो था। हालांकि बिजनेस बाजीगर के फर्स्ट सीजन के बाद ऐसा कुछ खास हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। और बिजनेस बाजीगर जो बंदा जीता था, आई थिंक इरफान नाम था या क्या था, ज्यादा हमें उनके बारे में कुछ सुनने को मिला नहीं, पता नहीं चला। मैंने कुछ रिसर्च भी की तो कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाया। हाँ, उनकी जिंदगी जरूर बदल गई थी उस शो के बाद। हालांकि यह भी एक सच है कि 2006 में सोशल मीडिया नहीं था, इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, इतनी ज्यादा लोगों को स्टार्टअप की समझ नहीं थी। लेकिन 2006 से अब तक काफी परिस्थितियां, सिचुएशन बदल चुकी है। और अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को शार्क टैंक और ये जो शार्क्स हैं, बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप्स, इनके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हो रखी है। तो बिजनेस बाजीगर जरूर फ्लॉप हुआ था, लेकिन वो इंडिया का फर्स्ट एवर बिजनेस रियलिटी शो था और शार्क टैंक इंडिया सेकंड बिजनेस रियलिटी शो है। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इस शो के अंदर एक शार्क हैं, एक जज हैं अश्नील ग्रोवर, जो कि बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं आजकल न्यूज में रहते हैं। जिस ब्लंट अंदाज में वो सामने वाले की बात का जवाब देते हैं, उसे दोगला बोलते हैं और तू तड़क करके बात करते हैं, उनका ये अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। क्योंकि वो बंदा जो है वो मुंह पर है, वो पीठ पीछे या फिर दिल में या फिर डिप्लोमेसी या फिर शुगर कोटिंग नहीं करता, मुंह पर वो बातें करता है कि तुम दोगले हो, तू भाई तेरे से ना हो पाएगा, तू फ्रॉड है, तू पैसे डूब जाएंगे। अब ये अश्नील ग्रोवर जो दूसरों को दोगला बोलते हैं, दूसरों को तुरंत जज कर लेते हैं, यही अश्नील ग्रोवर जो कि भारत पे के को-फाउंडर और भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर था सलमान खान, यानी कि सलमान खान को इन्होंने अपना सेल्समैन बना के रखा था। अभी अश्नील ग्रोवर ने कोटक महिंद्रा के किसी एम्प्लॉय के साथ गाली गलौज करके बात करी है, इनकी भारत पे के अंदर काफी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। ये एक तरीके से अभी वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जिस वजह से इन्हें भी कंपनी से बाहर किया गया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने छुट्टी ली है मार्च एंड तक। अब ये चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अश्नील ग्रोवर जहां एक तरफ इस शो से काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वहीं एक तरफ वो खुद की कारगुजारियों की वजह से कंट्रोवर्सी में भी फंसे हैं। अब इस शो के अंदर उन्होंने जिन लोगों को डील ऑफर की है, सुनने में आया कि उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ के आसपास लोगों को डील ऑफर कर दी है। अब ये डील्स किस तरह से फाइनलाइज हुई हैं, क्या एग्रीमेंट है, क्या करार है, ये आई थिंक हमें 3-4 महीने के बाद पता चल पाएगा। क्योंकि शो के अंदर जैसे हम केबीसी में देखते हैं, एक रेफरेंस पर्पस के तौर पर अमिताभ बच्चन एक नकली चेक बना के दे देते हैं, फिर बाद में वो टैक्स वगैरह कटने के बाद एक्चुअल अमाउंट लोगों को मिलता है। ऐसे ही यहां पर भी दिखाया जाता है कि सामने वाले की डील अगर इन लोगों को पसंद आ जाती है तो ये ऑन द स्पॉट एक डील दे देते हैं और सामने वाले को चेक दे देते हैं। अब ये चेक में अमाउंट क्या गया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब तो खैर हमें दिखाया नहीं जाता, ये तो बिहाइंड द सीन्स ये सारी बातें होती हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इस शार्क टैंक की नेगेटिव चीजें काफी कम है, पॉजिटिव साइड्स बहुत ज्यादा है। एक चीज जो हमें अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है कि देश के कोने कोने से, मतलब 16-17 साल के लोग से लेकर 60-70 साल के लोग वहां आ रहे हैं, अपना आइडिया पिच कर रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि हमारे देश में आइडियाज की कहीं
कोई कमी नहीं है। और ये जो शार्क्स बैठे हैं वहां पर ये ग्रूम करते हैं, ये फीडबैक देते हैं, अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी तरह की हेल्प ये लोग प्रोवाइड करने की बातें भी करते हैं और फीडबैक देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इन्हें पता है मार्केट बन पाएगा, प्रोडक्ट बिक पाएगा, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं जो कि हमें शायद बाकी रियलिटी शोज में सीखने को नहीं मिलती। तो मेरी तो दिली कामना है कि जितना प्यार शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 को मिला है, सीजन 2 आए और इस तरह के और भी शोज आए, ताकि हमारे यहाँ जो नए नए आइडियाज लाने वाले लोग, जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ हमको देखने को भी मिलेगा कि हमारे देश में कितना अमेजिंग टैलेंट है। कोई ऐप बना रहा है, कोई नए तरह का ड्रिंक बना रहा है, कोई अलग तरह का एग्री टूरिज्म प्लान कर रहा है, तो कोई एक ऐसा पंखा बना रहा है ताकि कोई अगर सुसाइड करने जाए तो वो पंखा ही नीचे गिर पड़े। तो अलग अलग इन्वेंशंस, अलग अलग आइडियाज को हमें देखने को मिल रहा है शार्क टैंक इंडिया के अंदर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस शो से जुड़ी जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, कि आपको नहीं लग रहा कि हमें इस तरह के शोज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो नागिन, जहां एक नागिन अब कोरोना दूर करेगी, तो मतलब ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज, डॉक्टर, रिसर्चर्स, ये क्या करें, जॉब छोड़ दें क्या? अगर नागिन आके कोरोना को दूर करेगी तो अफलातूनी, मतलब हम देखिए 2022 में आ चुके हैं, लेकिन एकता कपूर जैसे लोग, सुनने में आया कि वो भी एक सॉफ्ट फोन ऐप, वो ऑल्ट बालाजी पे कंगना रनावत को लेकर के एक नया सस्ता बिग बॉस बनाने चली है। वो कंगना रनावत जो कि बॉलीवुड माफिया के सामने डट के खड़ी रहती है, लेकिन टीवी माफिया के शो में वो भी सॉफ्ट पॉर्न ऐप के ऊपर वो जज बनेंगी एकता के सस्ते बिग बॉस में। तो आप देख लीजिए कि कहां एक तरफ हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, 2022 में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन एकता कपूर और बाकी जो टीवी मंडली है वो कहीं ना कहीं अभी भी वो 1999 या अर्ली 2000 वाले एरा में ही रह रहे, जहां क्योंकि सास भी कभी दही थी वाला बकवास चीजें चल रही है। ऐसे में शार्क टैंक इंडिया जैसा एक शो आता है जो कहीं ना कहीं हवा के एक ताजे झोंके की तरह, जो हमें कुछ नया दिखाता है, और यहां पर ज्यादा नौटंकी वगैरह कुछ नहीं है। ऑल्दो और शोज की तरह यहां पर भी काफी ज्यादा स्क्रिप्टिंग है, जैसे ये लोग पिच करने आते हैं तो वो ड्रामा करते हैं, कोई अगर फिटनेस वाला है तो वहां पर डेमो देने के लिए वो एक्टिंग वगैरह भी करते हैं। हालांकि ये मेकर्स और चैनल वाले ऐसा कराते होंगे, लेकिन फिर भी ये जो शार्क्स हैं, ये जो अपने अपनी कंपनी के फाउंडर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ये लोग 10 लाख रुपए के लिए कोई एक्टिंग करेंगे, नौटंकी करेंगे। और हमें ये चीजें दिखाई भी देती हैं कि जो भी डिसीजन होते हैं ये ऑन द स्पॉट ले लेते हैं, बगैर किसी नौटंकी, बगैर किसी नखरे के। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस शो का एक अलग ही अट्रैक्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो एक्टर्स होते हैं कैसे पैसे के लिए एक्टिंग करते हैं, और ये जो शार्क्स हैं ये तो भाई एक्टर्स को सेल्समैन बना लेते हैं। तो आई डोंट थिंक ये 10 लाख या 12 लाख रुपए के लिए एक्टिंग करने आएंगे अपनी अपनी कंपनी का काम धंधा छोड़कर। इतना तो आई थिंक वो अपने ऑफिस में बैठकर 2 घंटे में कमा लेते होंगे, जितना वो यहाँ पर एपिसोड्स में कमा रहे हैं। इन लोगों का सीधी बात, नो बकवास वाला ये जो अंदाज है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है पब्लिक को। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में जो कि मैंने आपके सामने रखी। कि आपको नहीं लग रहा कि अगर नेहा कक्कड़ यहाँ पर बैठी होती वो तो सबको दे देती भैया, वो भले उनका आइडिया अच्छा होता ना होता, नेहा कक्कड़ रो रो के सबको दे देती। इस तरह से पब्लिक को नेहा कक्कड़, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग जो रियलिटी शो में रोने की एक्टिंग करते हैं, कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे हैं। ऐसे में ये जो शो नया आया है ये कहीं ना कहीं लोगों का एक माइंडसेट चेंज कर रहा है, और जो दर्शक है, जो टीवी ऑडियंस है, आई थिंक उनकी भी सोच बदल जाए इस शो को देखने के बाद से, कि ऐसा कंटेंट देखें जो वाकई में आपको कुछ सिखाता है, आपको कुछ नया दिखाता है। तो आई थिंक हमारे देश के लिए वो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि टीवी ऑडियंस तो वैसे भी एकदम लपू झन्ना ऑडियंस बन चुकी है। वो कौन सा वो ससुराल सिमर वाला वो डॉक्टरी जिसने पढ़ी नहीं वो जाके ऑपरेशन कर देती है, मतलब अफलातूनी शोज चलते रहते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, हीरो को एक खरोच तक नहीं आती, ऐसे अफलातूनी, वो जैसे कि मैंने नागिन का तो रेफरेंस दिया ही, नागिन करेगी कोरोना का इलाज, बताइए इस तरह की अफलातूनी चीजें कितनी ज्यादा देखी जाती। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम की ऑडियंस भी ऐसा कंटेंट देखे जहां उन्हें कुछ सीखने को और नया देखने को मिले। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।